दोस्तों, भारतीय दिव्यांग के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन की, तारीख में एक मशहूर बादशाह की। सबसे पहले तो दोस्तों, आज क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब मेरी क्लासेस हैं तो मैं सिर्फ सैटरडे और संडे ही वीडियो लाऊंगा आपके लिए। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारीख के एक अजीम बादशाह गयासुद्दीन बलबन के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बज चुके हैं सुबह के 8। हमारे तमाम आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रज़िया सुल्ताना की मौत के बाद गुलाम सल्तनत जो थी वो टूट फूट हो रही थी। उसमें मतलब कभी कोई बादशाह बनता था, कभी कोई बनता था। लेकिन 1265 में जब आखिरी गुलाम बादशाह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तख्त पे बैठे थे तो उन्होंने गयासुद्दीन बलबन को बहुत अच्छे पद दिए थे, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन की महानता असल में दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन की अगर हम थोड़ी सी स्टोरी देखें तो गयासुद्दीन बलबन तुर्क थे। और जब मंगोलों ने वस्ती एशिया, जिसको ईरान इराक कहा जाता है, वहाँ जब मंगोलों ने हमला किया था, उस समय चंगेज़ खान का एक नाम था जो बहुत बुरे तरीके से हमला करते थे उनकी सेना, और कोई भी उनके आगे टिक नहीं पाता था। तो मंगोलों के हमले के वजह से वो जो है बहुत नाम हुआ गयासुद्दीन बलबन का। और जब वो मंगोलों ने एक दफ़ा उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बेच दिया गया गुलामों के बाज़ार में। पहले गुलामों का भी बाज़ार लगता था, ठीक है। एक दफ़ा हमला रोकते हुए मंगोलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और बेच दिया था। तो एक जमालुद्दीन खान नाम के व्यक्ति ने उन्हें शमशुद्दीन इल्तुतमिश को बेच दिया था। तो जब वो गद्दी पे बैठे थे 1210 में, तो उन्होंने उनके राज में भी बड़ी बुलंदियों को छुआ। यहाँ मंगोल इधर से लद्दाख की तरफ से दोस्तों, क्योंकि चंगेज़ खान चीनी था, चीनी लोगों को दोस्तों हमेशा से, क्योंकि हिमालय में बॉर्डर तय नहीं है, तो इसीलिए वो पहले से यहाँ इस तरफ को घुसने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने गयासुद्दीन बलबन ने उन्हें हमेशा रोक के रखा, कभी आने नहीं दिया। और जब रज़िया सुल्तान तख्त पे बैठी तो भी गयासुद्दीन बलबन को अच्छे पद मिले, क्योंकि उनकी कामयाबी उनकी वजह से। और उनके पास ऐसी स्ट्रेटजी थी कि कभी भी मंगोल हमारे देश के दरवाजे पे दस्तक ही नहीं दे पाए। जब रज़िया सुल्ताना की मृत्यु हुई तो बहुत गुलाम सल्तनत में ऐसा होने लगा कि कभी कोई बादशाह बनता, 1 साल में वो हट जाता, फिर बनता तो 6 महीने में वो हट जाता, फिर बनता तो साल भर में वो हट जाता। लेकिन 1265 में जब गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का निकाह अपनी बेटी से करा दिया। तो गयासुद्दीन बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद का ससुर बन गया, ठीक है। और गयासुद्दीन बलबन ने वहाँ भी कामयाबी की, और जो एक गुलाम चालीसा संगठन बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसमें भी वो था और अच्छी सलाह भी देता था, ठीक है। तो इधर नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने में भी गयासुद्दीन बलबन ने बहुत कामयाबियों को छुआ, और इससे खुश होकर गयासुद्दीन बलबन को सुल्तान ने एक आमिर आखूर का पद दे दिया। और 1266 में जैसे ही सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई तो गयासुद्दीन बलबन बैठे तख्त पे, और 1266 से 1290 तक उन्होंने शासन किया। इनके शासनकाल की बात कर लेते हैं। इनके शासनकाल में भी थोड़ी सी ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने शासनकाल में एक पारसी त्यौहार होता है नवरोज़, वो बनवाना शुरू किया, ठीक है। हर साल इनके दरबार में नवरोज़ मनाया जाता था। दूसरा, इन्होंने अपने शासनकाल में जो है सुल्तान का जो पद होता है बहुत उसको ख़ास बनाया, ठीक है। तीसरा, उन्होंने
मंगोलों से और हर बाहरी सुरक्षा से हमारा देश बाहरी आक्रमण से जो है सलामत रहे, यानी कि उस पर कोई बाहरी आक्रमण का अंदेशा ना हो, इसलिए उन्होंने बॉर्डर को भी बहुत अच्छे से सुरक्षित करवाया। ठीक है, और कई बार तो ये खुद भी बॉर्डर पे रहे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत कम ऐसे होता है कि कोई शासक जो है इतना मतलब करता है कि वो देश के बॉर्डर पे भी जाए अपनी जनता की हिफाजत के लिए। तो कई बार ये खुद भी बॉर्डर पे रहे और इन्होंने एक बार क्या हुआ कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसने बगावत कर दी थी। ठीक है, और उसको कुचलने के लिए जब इन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा तो उसकी भी उसने हत्या कर दी। तो फिर गयासुद्दीन बलबन खुद फौज के साथ गए और खुद ही बंगाल को जीत लिया। और इनके दौर में जो दिल्ली सल्तनत की जो सीमा थी वो बहुत आगे तक जाती थी। ठीक है, और फिर 1290 में, पहले 1287 में जो है इनका जो सबसे वफादार सिपाही था वो उसकी मृत्यु हो गई, जिसने इन्हें हर जंग में जिताया था, उसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसके बाद में इन्हें भी सदमा लगा और 1290 में, सॉरी दोस्तों, 1290 में इनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जो इनके जो बेटे और पोते थे फिर उनको तख्त पे बैठाया गया, लेकिन उनकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने उनकी हत्या कर दी थी। इनके एक पोता था, उसका नाम था पैकुवात, तो उसकी हत्या कर दी थी, और एक का नाम था कय्यूमस, तो उसकी हत्या कर, दोनों की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है वो तख्त पे बैठा था। ठीक है, और खिलजी क्या था, कहाँ से आया था, तो हम कल से शुरू करेंगे खिलजी वंश, और तब मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सारे वंश कवर करूंगा। उसके बाद पूरी हिस्ट्री कवर करूंगा मिडिवल, उसके बाद में मॉडर्न, उसके बाद में इस सीरीज में मैं आपके लिए सब कुछ लाऊंगा, सब कुछ। ठीक है, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और तमाम दोस्तों से जाते हुए भी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल खिलजी वंश की शुरुआत के साथ। धन्यवाद।